जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं और अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि लिखित परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और एग्जाम में दिए जाने वाले पेपर के लिए कितना समय मिलता है, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें तथा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त की जिंदगी बना सकता है। और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। क्योंकि इन सब जानकारियों के साथ साथ बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो 50 प्रश्न देने जा रहा हूं जो आर्मी जीडी की लिखित परीक्षा पास करने में आपका बहुत योगदान देंगे। और साथ ही साथ बच्चों, आपकी सफलता ही हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है। आज के इस लेक्चर को एक बहुत ही प्यारे कोट जो स्वामी विवेकानंद साहब ने दिया था, उठो जागो अने ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्या रहो, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। बच्चों, आपने अगर ये लक्ष्य पाल लिया है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो मैं कहूंगा बच्चों, जब आप उठते हो, सोते हो, भागते हो, दौड़ते हो, हर समय आपके दिल दिमाग में एक ही बात गूंजनी चाहिए, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है। और उसको तब तक ऐसे ही बनाए रखना है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। और लगे रहना है, तैयारी करते रहना है। और उस तैयारी को कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है, चाहे वो फिजिकल की हो, चाहे वो लिखित परीक्षा की हो, संपूर्ण तैयारी आप हमारे श्री राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल और श्री राम एकेडमी के एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वो आप डाउनलोड करके कंप्लीट A to Z तैयारी आप कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो सोचिए, 4 डेट आपको दी हुई है, 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920, 19 जून 1919। इसका आंसर आप सोचिए। इसका सही आंसर है बच्चों 13 अप्रैल 1919। और हम जान लेते हैं इससे संबंधित और क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग है कहां? जलियांवाला बाग बच्चों अमृतसर में है। अमृतसर एक पंजाब का शहर है, पंजाब राज्य का। और पंजाब की कई बार राजधानी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है? चंडीगढ़। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ एक और राज्य की राजधानी है, जो आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है कि चंडीगढ़ पंजाब के अलावा दूसरे कौन से राज्य की राजधानी है। और चंडीगढ़ के बारे में एक चीज और बता देता हूं कि चंडीगढ़ यूटी है, यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और इससे संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपने यहां देखे। बच्चों, हर क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन से संबंधित 2 से 3 और क्वेश्चंस हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। आप सभी लोग अपना चोपड़ा और पेन साथ लेके बैठें और इन क्वेश्चंस की साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक वैसे ही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आने वाले जो 50 क्वेश्चन है वो आपको हमेशा के साथ लिए याद हो जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहां है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला, नागपुर। तो आपका आंसर सही है खड़गवासला। और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी को अंग्रेजी में एनडीए भी कहा जाता है। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस एकेडमी। बच्चों, इसकी एनडीए की जो स्थापना है वो 6 अक्टूबर 1949 को हुई थी। ये डेट भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछ ली जाती है। उसके बाद और अन्य एकेडमियां जैसे आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एएफए, एयरफोर्स एकेडमी और आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी,
इनके बारे में आपको पूछ लिया जाता है कहां पर है, तो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, देहरादून में है। AFA एयरफोर्स एकेडमी हाकिमपेट हैदराबाद, हाकिमपेट हैदराबाद में है। और तीसरी INA इंडियन नेवी नेवल एकेडमी जो है वो कोची केरला में है, कोची केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी से संबंधित और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, आप सोचिए कि कितनी आयु मिनिमम चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष। जिन जिन लोगों ने 25 वर्ष सोचा है उनका बिल्कुल सही है। अब बच्चों लोकसभा को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। संसद एक नाम सुना होगा सर सभी बच्चों ने। संसद वो स्थान है जहां से हमारे देश के कानून बनते हैं और लागू भी होते हैं। बच्चों संसद क्या है? संसद बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, 3 अंगों से है। पहला हमारा आता है राष्ट्रपति, दूसरा आता है राज्यसभा और तीसरा आता है लोकसभा। इन तीनों को अगर मिलाया जाए तो कॉमनली हम इन तीनों को क्या कहते हैं? संसद। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। तो बच्चों यहां लोकसभा का अगर जिक्र हो रहा है तो लोकसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं वो मैं यहां डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से सुने। संविधान के अनुसार लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है बच्चों? 552। कितनी हो सकती है? 552। लेकिन अगर वर्तमान की हम बात करें कि हमारे वर्तमान लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, जिनमें से 543 तो आते हैं इलेक्टेड यानी चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर, और 2 वो सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति। और ये 2 सदस्य कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत करता है। तो एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 2। अब ये जो 543 जो सदस्य हैं उनमें से अगर हम बात करें कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो लोकसभा के सदस्य हैं वो किस राज्य से चुन के आते हैं, तो यहां से भी आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से। आज की डेट में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोकसभा सदस्य चुनकर आते हैं। अब कई बार ये पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो अभी अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो है श्री ओम बिड़ला। कौन है? श्री ओम बिड़ला, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान जो हमारी लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है। कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। और इसके चुनाव कब हुए थे? 2019। और अगले चुनाव कब होंगे? 2024 में। यानी किसी भी लोकसभा का अगर अधिकतम कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो वो कितना होता है? 5 वर्ष का अधिकतम हो सकता है। ये कोई सुनिश्चित नहीं है कि 5 वर्ष का भी होगा। कई बार अगर सरकार 5 वर्ष से पहले अल्पमत में आ जाती है तो 5 वर्ष से पहले ही वो सरकार या लोकसभा भंग हो सकती है। तो ये थे लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में और भी हमें पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे जाने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे हम लोग देखते हैं हमारी पृथ्वी ऐसे एक गोले के रूप में है, और पृथ्वी को अगर 2 बराबर भागों में ऐसे कोई लाइन मान लो, ये है 2 भाग, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया।
बीचों बीच दो बराबर भागों में अगर कोई रेखा बांटती है तो ये पूछ रहा है कि इस रेखा को हम क्या कहते हैं। देखो बच्चों, आपने ग्लोब देखा होगा और ग्लोब में आपने देखा होगा ऐसे आड़ी लाइनें भी होती है और ऐसे खड़ी लाइनें भी होती है। तो जो आड़ी लाइनें हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी है उन लाइनों को हम कहते हैं देशांतर, देशांतर रेखाएं। ये लैटिट्यूड अंग्रेजी में, और इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी जो लेटी हुई है लैटिट्यूड और जो खड़ी है वो लॉन्गिट्यूड, और हिंदी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पे जो बच्चों बात हो रही है वो इस रेखा की हो रही है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बाद एक एक डिग्री बढ़ती जाती है, ऐसे आगे जाएंगे तो ऐसे बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ आज हम इतना ही बात करेंगे इस रेखा के बारे में। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो हमारी पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। एक ऊपर जिसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, कौन क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी, दक्षिणी। बच्चों दोबारा से बना देता हूं, ये मिट गया है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश था, तो इसको हमने बोला था उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोला था दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो इसको हम इसलिए इस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य, मध्य रेखा। बच्चों जो भू का मतलब होता है भूधरा, भूमि, अचला, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। यानी पृथ्वी को, भू यानी पृथ्वी को, मध्य यानी बीच में से काटने वाली रेखा, इसलिए इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? काल्पनिक क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये एक सिर्फ हमारी कल्पना है। अगर आप ढूंढने निकलोगे कि पृथ्वी पे ये वाली लाइन कहाँ है तो कहीं नहीं मिलने वाली है। वास्तविक में ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। तो इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, और अंग्रेजी में इसको इक्वेटर भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो आंसर आपका सही है पश्चिम बंगाल। बच्चों दार्जिलिंग के बारे में दो तीन प्रसिद्ध बातें हैं, वो आपको बताता हूं। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है और वहां पे एक रेलवे स्टेशन है, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसकी कर्म स्थली भी दार्जिलिंग में ही थी। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो दार्जिलिंग के उत्तरी भाग में एक तो नेपाल देश लगता है और दूसरा हमारा भारत का राज्य है सिक्किम। तो उत्तरी भाग में देखते हैं तो नेपाल और सिक्किम दोनों कनेक्ट होते हैं। और एक और सबसे प्रसिद्ध बात है यहाँ की कि यहाँ की जो चाय है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? आपके पास चार ऑप्शन है, वूलर, चिल्का, उदय सागर और गोविंद सागर। तो सोचिए, आपका सही आंसर है गोविंद सागर। गोविंद सागर से बारे में कई बार ये पूछ जाता है कि गोविंद सागर कहाँ है, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए। गोविंद सागर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, कौन से राज्य का? हिमाचल का। हिमाचल राज्य के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है गोविंद सागर झील, जिसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु श्री गोविंद सिंह जी, उनके नाम पे रखा गया है। बच्चों कई बार एग्जाम में आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील है। अगर आपको ये ध्यान रखे, ये शब्द आप ध्यान रखना, अगर मानव निर्मित झील की बात कर रहा है तो आंसर आपका होगा गोविंद सागर, जो का है बिलासपुर हिमाचल में। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठा पानी, और दूसरी आपको पूछ सकता है खारे पानी की। तो अगर मीठे पानी की बात करते हैं तो वो बच्चों आपका आंसर होगा वूलर, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और खारे पानी का अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए चिल्का,
कहां पर है चिल्का? उड़ीसा में। कहा है? उड़ीसा में। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो झीलों के बारे में एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जो हमने यहाँ पे देखे, अपने चौपड़े में लिख लें और इनको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपके 4 ऑप्शन है, जापान, कनाडा, स्पेन, यूएसए। तो आंसर सोचिए क्या हो सकता है? बुल फाइटिंग सही आंसर है बच्चों स्पेन। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल अगर हम बात करते हैं तो क्या है? बुल फाइटिंग। तो यहाँ पे हम बाकी जो 3 देश हैं उनका भी देख लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय खेल से संबंधित कई देशों के खेल हमसे कई बार पूछ ले जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। जापान की अगर बात करते हैं, जापान का है बच्चों सुमो, SUMO, सुमो। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सुमो। यूएसए का क्या है? सबको पता होना चाहिए बच्चों, बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। और कनाडा की अगर बात करते हैं तो कनाडा में बच्चों 2 राष्ट्रीय खेल हैं, सर्दियों का अलग है और गर्मियों का अलग है। सर्दियों का है बच्चों आइस हॉकी, आइस हॉकी, और गर्मियों का है लैक्रोजे, LACROSSE, लैक्रोजे। तो ये आप सभी बाकी सभी कंट्रीज के मैंने आपको राष्ट्रीय खेल बता दिए हैं, तो इनको भी आप साथ साथ याद कर लें। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? व्हाइट एलिफेंट। आंसर आपके चारों देखिए, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है थाईलैंड। जिसने थाईलैंड सोचा है उसका बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। जो थाईलैंड है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। कहां है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एशिया कौन से, थाईलैंड कौन से महाद्वीप में आता है? तो आपको पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप में पड़ता है। थाईलैंड की अगर राजधानी की बात करते हैं तो बच्चों राजधानी है बैंकॉक। राजधानी भी हमें याद रखनी है। और अगर हम बात करते हैं कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है तो आपको पता होना चाहिए बात। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1945, 1940, 1948, 1950। सोचिए और आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर है 1945। डेट की अगर बात करते हैं तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। बच्चों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच। सभी लोग कमेंट बॉक्स में फर्स्ट विश्व युद्ध, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसकी डेट लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। सभी लोग याद करके लिखेंगे। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में हुआ था, तो उस समय सभी देशों ने मिलके ये सोचा कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो, इसलिए सभी ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। और अगर आज हम बात करते हैं कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य कितने हैं, तो बच्चों 2006 तक अगर हम बात करते हैं तो टोटल 192 थे। लेकिन 11 जुलाई 2011 में एक नया देश दक्षिणी सूडान को और संयुक्त राष्ट्र में जोड़ दिया गया। तो 2011 के बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 193। तो बच्चों आपको दक्षिणी सूडान भी याद रखना है। पूछ लिया जाता है कई बार कि वर्तमान में या लेटेस्ट संयुक्त राष्ट्र में जुड़ने वाला देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की अगर मैं बात करता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका का एक शहर है। कहां का? अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। तो आपको आंसर पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और संयुक्त राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में अगर बात करते हैं तो कहते हैं यूएनओ। क्या कहते हैं? यूएनओ। और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित और भी अन्य क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अपना अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ये एक किताब है
जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? याद करो, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो 1942 से 1942 से 1946 तक जेल काट रहे थे अहमदनगर किला महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में अहमदनगर किले में 1942 से 1946 के बीच जब ये जेल काट रहे थे, उस समय इन्होंने दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी और ये 1944 में इन्होंने लिख के कंप्लीट कर दी थी और जो पब्लिश हुई थी 1946 में जाकर। तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से पहला एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आर्यन भारत में कहां से आए थे? बच्चों, आर्यन भारत में कहां से आए थे, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे हमारे जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि आर्यन भारत के ही थे, बाहर से नहीं आए थे। बहुत सारे विद्वान कहते हैं नहीं, बाहर से आए थे। लेकिन हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि आर्यंस कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और इन्हीं आर्यंस के नाम पे ही हमारे भारत देश का जो पौराणिक नाम आर्यवर्त था, इन्हीं के नाम पे पड़ा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना है कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के जी के जो जन्म वर्ष है 1969, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये पुरस्कार सिनेमा जगत के लिए दिया जाता है। जो व्यक्ति आजीवन सिनेमा के लिए अपना योगदान देता है उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। अभिनेत्री देविका रानी को जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर हुआ था, उसमें देविका रानी जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और इस वर्तमान में इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। स्वर्ण कमल यानी सोने का कमल दिया जाता है। और कई बार अगर वर्तमान पूछ लिया जाए कि वर्तमान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो बच्चों 2018 में 66वां 66th फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, जिसमें ये दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अमिताभ बच्चन को दिया जाता। और इससे पहले जो 2017 में 65वां जो फिल्म फेयर अवार्ड आता था, उसमें स्वर्गीय विनोद खन्ना जी को दिया गया था। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। फर्स्ट भी पूछ लिया जाता है, स्थापना कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी लेटेस्ट जो है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स यानी हर मनुष्य को अपना जीवन जीने का अधिकार है कि वो स्वच्छ वातावरण में रहे, क्राइम फ्री वातावरण में रहे, स्वच्छ पानी पिए। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जो यूएनओ के अंडर ही आती है संस्था, तो इन्होंने सभी मनुष्यों को एक फील फ्री लाइफ देने के लिए एक मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। और इसको 10 दिसंबर को हम विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और अगर भारत की पूछ लिया जाता है कई बार कि भारत में मानवाधिकार जो आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1993 जो हमारा है, वो उसको 28 सितंबर 1993 को ये पुटअप किया गया था। और उसको जो मंजूरी मिली थी वो 18 जनवरी 1994 को मिली थी। लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से अगर भारत में मानवाधिकार दिवस पूछा जाता है तो वो है हमारा 28 सितंबर ही हमें याद रखना है। तो ये मानवाधिकार दिवस से अगर इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा 10 दिसंबर। और अगर भारत की बात करते हैं तो आंसर आपका होगा 28 सितंबर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहां पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? आपको पता होना चाहिए, चित्रकला से संबंधित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, चित्रकला से। अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और बौद्ध धर्म से। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म नहीं है, ये होता है बच्चों ब्रह्म समाज। दोबारा से क्लियरली लिख देता हूं मैं, ये होता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने है, दयानंद, विवेकानंद, राजाराम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो बच्चों आपका सही आंसर है राजाराम मोहन राय। ये हिंदू धर्म का सबसे पहला सुधार आंदोलन था जो राजाराम मोहन राय जी ने सन 1828 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। और बच्चों इस समाज की स्थापना का मेन उद्देश्य था कि हमारे जो धर्म में झूठ और अंधविश्वास भर गए हैं उनको दूर किया जाए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन जीके के वो जाने जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले वीडियो में हम हमारे जो जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान है, उनके क्वेश्चंस इसी तरह से कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ हम 2 से 3 और अलग क्वेश्चंस जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी क्वेश्चन बैंक बड़ी हो जाए और हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी क्वेश्चन बैंक तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।